without expanding, find the determinant. A to the power x plus a to the पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a to the पावर y प्लस a to the पावर माइनस y का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए, a to the पावर z प्लस a to the पावर माइनस z का होल स्क्वायर, a to the पावर x माइनस a to the पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a to the पावर y माइनस a to the पावर माइनस y का होल स्क्वायर, a to the पावर z माइनस a to the पावर माइनस z का होल स्क्वायर। इधर पर 1 1 1। दोस्तों विदाउट एक्सपेंडिंग कहा है ना, इट मीन्स इसका आंसर 100% श्योर है, 0 ही आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत छोटा सा आंसर आएगा। अब देखो बेटा, हमें किसी तरीके से ऐसा कुछ इसमें करना है जिससे हमें एक रो या एक कॉलम की वैल्यू 0 हो जाए सारी, या दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाए। थोड़ी तुम आइडिया लगाओ, यदि इन दोनों को माइनस कर दे, इसका देखो C1 और C2 को माइनस कर दो, क्या मिलेगा हमें? इनका स्क्वायर ओपन करो, माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा? अच्छा, a टू दी पावर x माइनस प्लस a टू दी पावर x, इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आ रहा? शायद 4 आएगा, आएगा 4। और ऐसे इन दोनों के स्क्वायर का माइनस भी 4 होगा, इन दोनों के स्क्वायर का भी माइनस 4 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? C1 में से C2 माइनस कर रहे हैं ना, तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2, ऐसे ही लिखा ना आप लोगों ने। तो क्या आ जाएगा? करके देखो तो इधर 4 4 4 हो जाएगा बेटा, तो ये आएगा a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x का। C1 देखो बेटा, C1 और C2 को माइनस करो तो इधर 4 4 4 आएगा, करके देखो, इधर हो जाएगा a टू दी पावर y माइनस a टू दी पावर माइनस y का स्क्वायर, a टू दी पावर z माइनस a टू दी पावर माइनस z का होल स्क्वायर, 1 1 1। अब देखो C1 कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4, क्या बचेगा? 4 कॉमन ले लो, 1 1 1। इधर पर a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a टू दी पावर y माइनस a टू दी पावर माइनस y का होल स्क्वायर, इधर a टू दी पावर z माइनस a टू दी पावर माइनस z का स्क्वायर, 1 1 1। अब देखो C1 और C3 के सारे एलिमेंट सेम हो गए, इट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 इक्वल कर दीजिए। आया समझ में? नेक्स्ट, इफ ये सबको समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम? देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ a कॉमा b एंड c आर इन AP, a कॉमा b एंड c आर इन AP, ABC किसमें है? AP, AP का मतलब टू बी इक्वल टू a प्लस सी होगा। तो देखिए, लिखिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वाई
प्लस 4, 3y प्लस 5, 4y प्लस 6, 5y प्लस 7, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9, 8y प्लस 8, 9y प्लस b और 10y प्लस सी। अब बेटा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है विदाउट एक्सपेंडिंग। ऐसा कुछ सोचो कि जिससे किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, या दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं। और हमें इसमें गिवन है ए बी सी आर इन एपी, इट मीन्स टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अच्छा देखना बेटा हमारी बात, यदि इसमें 2 का इंटू कर दें, किसमें R2, अभी कॉलम की प्रॉपर्टी कॉलम के साथ और रो की प्रॉपर्टी रो के साथ, R2 में हमने 2 का इंटू कर दिया पूरे R2 में, तो इधर कितना हो जाएगा, और इन दोनों का प्लस करके माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा। यदि R2 में हम 2 का इंटू कर दें और R1 और R3 को प्लस करके माइनस कर दें तो सारे एलिमेंट 0 हो रहे। तो प्रॉपर्टीज R2 टेंस टू 2R2, क्लियर बेटा, और माइनस R1 प्लस R3। हमने क्या किया बताओ बेटा, बताओ, R2 में 2 का इंटू किया। थोड़ी इसमें ऐसा करो बेटा, पहले हम R2 में 2 का इंटू कर दे, तो 2 का डिवाइड करना है बेटा, 2y प्लस 4, इधर 6y प्लस 10, 4y प्लस 6, 5y प्लस 7, दैट 12y प्लस 16, इधर 7y प्लस 9, इधर कितना आएगा बेटा, 8y प्लस 8, 18y प्लस 2b और 10y प्लस c। अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। अब R2 कैसा बन गया, चेंज हो गया। अब हमें यहां पर R2 में 2 का इंटू नहीं करना, अब डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। R2 टेंस टू R2 माइनस R1 प्लस R3। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, R2 में R1 और R3 को प्लस करके माइनस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 1/2, तो इधर आ जाएगा 2y प्लस 4, ये हो जाएगा 0, और 4y प्लस 6, इधर पर कितना आएगा बेटा, 5y प्लस 7, इधर पर 0, 7y प्लस 9, इधर पर कितना आएगा बेटा, 8y प्लस 8, इधर पर कितना आएगा, 0 नहीं, अभी पहले इसमें से इन दोनों का प्लस करके माइनस, तो इधर बचेगा 2b माइनस a प्लस b, a प्लस सी बचेगा बेटा। अभी देखो इसमें हमने इन दोनों का प्लस करके माइनस किया तो y वाले टर्म तो कैंसिल हो गए, बचेगा 2b माइनस a प्लस सी बचेगा, इधर पर 10y माइनस सी। अब देखो आपको पता है 2b इक्वल टू a प्लस सी या a प्लस सी इक्वल टू 2b, तो हम a प्लस सी की जगह 2b पुट करेंगे, या इसको डायरेक्ट 2b माइनस a प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इधर की जगह हम 0 लिख सकते हैं,
अब R2 के सारे एलिमेंट जीरो हो गए ना, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी क्या बन गई, जीरो। तो R2 के सारे एलिमेंट जीरो, इट मींस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो 1/2 इंटू जीरो इक्वल टू, कीजिए बेटा साहब। Without expanding, prove that, without expanding, prove that x प्लस वाई, इधर पर z, इधर पर 1, y प्लस z, इधर पर x और ये 1, इधर क्या आएगा, z प्लस x, y इधर पर 1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे बेटा, बोलो, R1 प्लस R2 कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेना, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आया बेटा सबको समझ में? क्लियर? नेक्स्ट, इफ, ध्यान से देखना बेटा, डेल्टा 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 अपॉन, इधर 1, इधर एक्स स्क्वायर और इधर पर x, 1 वाई स्क्वायर वाई, 1 जेड स्क्वायर जेड, ये डेल्टा 1 है। एंड डेल्टा 2 इक्वल टू 1 वाई जेड एक्स, 1 जेड एक्स वाई, 1 एक्स वाई और जेड। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ये हमें गिवन है, ठीक है बेटा? तो विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। हमें एक्सपेंड नहीं करना है, इस डिटर्मिनेंट को एग्जैक्ट ऐसा बनाना है। अरे किसी का इनटू डिवाइड करके आप अरेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमारे पास डिटर्मिनेंट में R1 R2 R3 है, C1 C2 C3 है। अच्छा, जब हम कॉलम को एक साइक्लिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, समझ रहे? हमारी बात सुनो ध्यान से, कॉलम में C1 C2 C3 होता है, तो साइक्लिक फॉर्म में चेंज करने का मतलब C1 के सारे एलिमेंट C2 की जगह, C2 के सारे एलिमेंट C3 की जगह और C3 के सारे एलिमेंट C1 की जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है। समझ में आ गया? ऐसे ही रो में R1 R2 R3 है ना, तो R1 के सारे एलिमेंट R2 की जगह, R2 के सारे एलिमेंट R3 की जगह,
R3 के सारे एलिमेंट R1 की जगह शिफ्ट करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा, अब दो एडजेसेंट मतलब दो पास वाले कॉलम, अगल बगल वाले कॉलम या अगल बगल वाले रो को एक दूसरे के साथ चेंज करते, एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब R1 की जगह R2 लिख रहा है, R2 की जगह R1 लिख रहा है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में माइनस आ जाता है, मतलब डिटर्मिनेंट नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। समझ गए बेटा? यदि हम R2 को R3 में चेंज करते हैं तो क्या होता है, और R3 को R2 में चेंज करेंगे तो भी प्रॉब्लम वही होगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? ऐसे C1 C2 में हो, C1 के एलिमेंट C2 की जगह, C2 के एलिमेंट C1 की जगह रख रहे हैं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव। समझ गए? दो आसपास वाले रो या कॉलम जो भी है उनकी वैल्यू यदि हम चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के जो भी एलिमेंट वो एक दूसरी की जगह शिफ्ट करेंगे, इट मींस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इट मीन डिटर्मिनेंट के आगे माइनस साइन लग जाता है। समझ गए बेटा? अब देखो, अब हमें डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 करना। अच्छा, ये तो पता है किसी रो या किसी कॉलम में किसी भी क्वांटिटी का इनटू करते हैं तो इसका डिवाइड करना है। चलो डेल्टा 2 हमने उठा लिया, इसमें हम x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे में हमने C1 कॉलम में x का मल्टीप्लाई, तो इधर एक्स वाई जेड हो जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें x का डिवाइड करना है। C2 कॉलम में हमने y का इंटू किया तो y का डिवाइड, C3 कॉलम में z का इंटू तो z का डिवाइड। अच्छा, वो समझ में आ गया? यदि सारे कॉलम को साइक्लिक में चेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और रो को भी कर रहे हैं तो भी नहीं, लेकिन जो आसपास रो या कॉलम होते हैं उनको चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव हो जाती है। तो एक्स वाई जेड का इंटू इधर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर। C1 कॉलम में हमने x का इंटू किया तो x का डिवाइड, C2 कॉलम में किसका इंटू किया तो y, x y z, z इधर पर z। अब क्या करेंगे, यदि हम R2 से x y z कॉमन ले सकते हैं, R2 से हमने x y z कॉमन ले लिया, ले सकते हैं ना? देखो बेटा, R2 में ये है ना पूरा R2, इस R2 में जो कॉमन आ रहा वो ले लो, एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा ले लो, तो डेल्टा 2 इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया और नीचे एक्स वाई जेड पहले से था, तो क्या बचा, इधर तो x, इधर 1, इधर एक्स स्क्वायर, इधर y, इधर 1, z 1, z, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के एलिमेंट देखो सेम दिखने लगे सारे, बट अभी अरेंज करना है। जैसे यहां 1 सारा R2 में, उधर पर 1 R1 में, इधर पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर R3 में, उधर पर कहां है R2। अच्छा, यदि हम R1 R2 को चेंज करेंगे, देखो बेटा ध्यान से, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1, मतलब रिप्लेस कर रहे हैं, R1 ऐसा लिख देते, इसका मतलब समझ गए बेटा, एक्सचेंज कर रहे हैं R1 के सारे एलिमेंट R2 की जगह, R2 के सारे एलिमेंट। तो जब भी रो या कॉलम की एलिमेंट आपको चेंज करना है एक दूसरे के साथ, जैसे हमें C1 C2 को चेंज करना तो यहां पर C1 C2 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू, अच्छा आगे माइनस हो जाएगा ना बेटा, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, तो इधर लिखेंगे 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अभी डेल्टा 1 के इक्वल आया, डेल्टा 1 में R2 के जो एलिमेंट है वो है R3 की जगह है, और वहां जो R3 के हैं तो इनको चेंज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, R2
को किसके साथ चेंज करेंगे, R3 के साथ। समझ गए? फिर से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस एक पहले से आगे लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो डेल्टा इक्वल टू, पहले एक माइनस था, एक और माइनस आ गया, और इधर 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। कोई प्रॉब्लम किसी को? और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पूरी वैल्यू डेल्टा 1 की है, तो डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1 प्रूफ हो गया। तो अभी हमने आज एक और चीज सीखी है, कौन सी प्रॉपर्टीज? यदि सारे कॉलम को साइक्लिक में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसी वैसी रहेगी। रो को भी साइक्लिक चेंज कर, साइक्लिक मतलब समझ रहे हैं, रो R1 R2 R3 है, तो R1 को R2 की जगह, R2 को R3 की जगह, R3 को R1 की जगह, कोई चेंजिंग नहीं आता है। समझ गए? अच्छा, जब हम दो पास वाले कॉलम या दो पास वाले रो के एलिमेंट को एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, डिटर्मिनेंट के आगे माइनस। तो ऐसे हमने दो बार यूज किया ना, एक बार इन दोनों को चेंज किया तो ये माइनस आ गया, फिर इन दोनों को चेंज किया तो ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये डेल्टा 1 के इक्वल आ गया। क्लियर बेटा? चलिए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। इफ, देखिए बेटा क्वेश्चन, डेल्टा 1 इक्वल टू ए एक्स बी वाई, इधर सी जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर 1 1 1। डेल्टा 2 इक्वल टू ए एक्स और वाई जेड, इधर पर बी वाई और जेड एक्स, इधर पर सी जेड और एक्स। प्रूव दैट डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टीज है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता। हम डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, कोई चेंजिंग नहीं आता, क्योंकि इसमें करना पड़ेगा। अरे डेल्टा 2 को उठाओ, इधर पर एबीसी के साथ एक्स है ना, तो इधर एबीसी के साथ एक्स वाई जेड लाओ, तो इधर एक्स का इंटू, इधर वाई का इंटू, इधर जेड का इंटू, तो ए बी की सी के साथ एक्स वाई जेड आ गया,
अब जब इनटू किया तो डिवाइड करना है, और इधर C3 से XYZ कॉमन एक कैंसिल हो गया, फिर रो को कॉलम, कॉलम को रो में शिफ्ट करो, फिर इधर पर जो रो और कॉलम है उन्हें आपस में, पूरे रो को पूरे कॉलम में, कॉलम को पूरे रो में चेंज कर दो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम हो गया? नहीं हुआ? अरे देखो बेटा, डेल्टा 2 में इधर x का मल्टीप्लाई, इधर y, इधर z, तो x y z का हमने डिवाइड कर दिया। तो पहले में x का इंटू ax स्क्वायर, सॉरी ax x स्क्वायर x y z by y स्क्वायर x y z c z z स्क्वायर x y z। क्लियर बेटा? अब क्या करेंगे, तीसरे रो से x y z कॉमन लेके कैंसिल कर दो, कर सकते हैं सत्येन? इधर तीसरे रो से हमने x y z कॉमन ले लिया, तो डेल्टा 2 इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। क्या बचा बेटा? ए एक्स एक्स स्क्वायर 1, बी वाई वाई स्क्वायर 1, सी जेड जेड स्क्वायर 1। क्लियर बेटा? ये कैंसिल हो गया। अब सारे एलिमेंट सेम हो गए, बस अरेंज करना है। तो यहां पर एबीसी कॉलम में, यहां पर एबीसी रो में, तो रो को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रो में चेंज करो, तो डेल्टा टू इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो इधर पर ए एक्स एक्स स्क्वायर 1, बी वाई वाई स्क्वायर 1। ये तो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, पूरा ही बन गया। जैसे हमने रो को कॉलम में चेंज किया, इधर पर कॉलम को रो में चेंज किया, तो सेम वही बन गया ना। कोई प्रॉब्लम? तो डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1 हो गया। बोलो बेटा। नेक्स्ट, इफ डेल्टा 1 इक्वल टू, इफ डेल्टा 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड डेल्टा 2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू माइनस बी वाई माइनस पी ए माइनस एक्स आर माइनस सी और जेड। ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0। अभी तक इक्वल आ रहा था, अब इसमें सम 0 के इक्वल आएगा।